बच्चों, मोशन के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। 2 पार्ट इसके ख़त्म हो चुके हैं। आज हम लोग 3rd पार्ट देखने जा रहे हैं। कल हमने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, उसके साथ स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में अच्छे से बताया था। आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मैंने कल बताया था यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करता है तो उसकी मोशन कैसी मानी जाती है, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन में इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जो सबसे पहला है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। और जब किसी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट एक्सीलरेशन टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ये क्या कहलाएगा, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आप लोग पोजीशन टाइम ग्राफ को हेडिंग करिए, हेडिंग करिए। पोजीशन टाइम ग्राफ में कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। कोई भी गतिमान वस्तु है तो उसके विभिन्न स्थित और दिए गए समय के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा उसी को हम बोलेंगे स्थित समय ग्राफ। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्थित समय ग्राफ। यहाँ पर हम इसको ग्राफ बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्या होगा ग्राफ। देखो इसका, मान लीजिए आप कि कोई ऑब्जेक्ट आपका ऐसे मोशन कर रहा था। इधर देखो सब लोग ध्यान से, तो यहाँ पर समय t1 है और यहाँ पर समय t2 है। समय t1 पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हम मान लिए कितनी है, x1, और समय t2 पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को हम कितना मान लिए, x2। अब इसको ले जा करके यहाँ मिला दीजिए, इसको ला करके यहाँ मिला दीजिए, ठीक। तो जो यह डिफरेंस है ये वाला, इसको हम कहेंगे x2 माइनस x1, और जो ये वाला डिफरेंस है इसको हम कहेंगे t2 माइनस t1, और यही डिफरेंस प्लेस करेगा यहाँ पर, ये भी कहलाएगा t2 माइनस t1, और यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा। अब सबके नाम दे दीजिए, इसका नाम है A, इसका नाम है B, ठीक, इसका नाम है C, इसका नाम है D, और इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए PQR। और ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। तो यहाँ पर हम जो चीज़ें पा रहे हैं, टेकिंग OA इक्वल T1, OB इक्वल T2। ध्यान से देखो, जो ये समय था OA इसका मान कितना है, T1, और जो OB टाइम है उसकी वैल्यू कितनी है, T2। तो AB इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा, T2 माइनस T1। लेकिन जितने बड़ा AB है उतने बड़ा PR है, तो आप कह सकते हो बट AB इक्वल PR। तो देयर फॉर PR इक्वल भी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। समझ में आया। फिर से देखो, अब यहाँ पर आ जाओ, OC अगेन, OC को क्या कितनी पोजीशन बताई गई है, x1, और OD की पोजीशन कितनी बताई गई है, x2। तो इसलिए जो आपके पास OC का मान है वो BR के बराबर है। OC जो है किसके बराबर है, BR के। तो इसको हम कह सकते हैं BR इक्वल x1, और जो OD है वो किसके बराबर है, QB के। तो उसको हम QB कह सकते हैं, दिस इज इक्वल x2। देयरफॉर अगर QR का मान निकालो तो QR का मान हो जाएगा QB माइनस BR। तो QB की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर
x2 और इसकी बी आर की वैल्यू कितनी है x1। अब आपके पास जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, इसमें tan थीटा का सूत्र लगा दीजिए। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर उसका लंब कितना हो गया QR, अब बेस कितना हो गया PR। अब इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं चलो। तो tan थीटा इक्वल QR की वैल्यू कितनी निकाला है आपने x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और PR की वैल्यू कितना निकाला है आपने देखिए T2 माइनस T1। x2 माइनस x1 क्या है कि जो पोजीशन में चेंजिंग आ रही है, डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग अब बटे टाइम, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी। x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1 को हम क्या कहते हैं वेलोसिटी। यहाँ बता दीजिए बट v इक्वल x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1, देयरफॉर v इक्वल क्या हो गया tan थीटा। v इक्वल कितना हो गया tan थीटा। यानी कि यहाँ से साफ साफ जाहिर है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में किसी भी ऑब्जेक्ट, हाँ किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसकी स्लोप के बराबर होती है। tan थीटा को बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट या प्रवणता, समझ रहे हैं, या टेंजेंट। तो क्या बोलोगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उस ग्राफ की स्लोप के बराबर होती है। तो इतना पहले आप लोग नोट करिए जल्दी से। तो देखो जो v इक्वल tan थीटा आया उसे हम कह सकते हैं कि इन यूनिफॉर्म मोशन द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में जो उसकी स्लोप आएगी ग्राफ की वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप क्या होता है ये जान लीजिएगा कि अगर आपके पास कोई ये ग्राफ आपने खींचा, कोई भी ये ग्राफ है, यही वाला ग्राफ तो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ था। ये ग्राफ x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगी उस एंगल के बगल में लगा दीजिए क्या tan, ये कहलाता है स्लोप। ठीक, तो अगर ये थीटा मैंने यहाँ बनाया, अगर ये आगे आएगा ये इधर आएगा, थीटा यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बात वही हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपका क्लियर हुआ, इसको आपने देखा समझा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देख रहे हैं हम, अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी और उसके टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा उसे आप क्या बोलोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये आपका ओरिजिन हो गया। मान लीजिए यहाँ पर समय t1 है और t1 समय पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी v1 थी। मान लीजिए समय t1 पर वेलोसिटी कितनी थी v1 थी। अब समय t2 हो गया तो वेलोसिटी बदलेगी नहीं बदलेगी, बदलेगी या नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो अब भी इसकी वेलोसिटी यही रह जाएगी v1i। और जब v1i है तो हम इसको बदल क्यों रहे हैं, इसको हम सीधे v कह दें जब दोनों में सेम ही है। तो समय t1 पर भी यही वेलोसिटी मिली और समय t2 पर भी यही वेलोसिटी मिली। ठीक है ना। तो ये आपके पास एक पॉइंट हो गया A, ये एक पॉइंट हो गया B, ये एक पॉइंट आपके पास हो गया C, ये एक पॉइंट आपके पास हो गया D। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यह ग्राफ पहले प्लॉट कर लीजिए। ये बन गया आपका। अब यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे। देखिए ग्राफ प्लॉट हो गया आपका। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें
लेट OC इक्वल T1, OD इक्वल T2, देयर फॉर CD इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, CD इक्वल T2 माइनस T1। अब AC का मान क्या है, AC का मान क्या है, ध्यान से देखो, तो AC रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और BD का मान क्या है, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। ये क्लियर हो गया है आपका। तो बट वी नो दैट, परंतु हम जानते हैं वेलोसिटी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x2 माइनस x1 इक्वल v इंटू T2 माइनस T1। x2 माइनस x1 को हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, दोनों का चेंज क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। अब भी को हम क्या कह सकते हैं, देखो AC, चित्र यहाँ ऊपर मैंने दिखाया है, भी को मैं क्या कहूँगा, AC, अब मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 का मान मैंने क्या निकाला है, CD। ठीक, अब AC मल्टीप्लाइड बाई CD, तो AC का CD में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDB। जो ये रेक्टेंगल आपका तैयार हुआ है, इसका जो एरिया आएगा वो किसके बराबर हुआ, डिस्प्लेसमेंट के। तो हम यहाँ कह सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ कहाँ कहूँ, चलो ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, इसको मिटा दूँ, यहाँ देखिए, हैं, तो आप यहाँ कह सकते हो 10 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents area bounded by time axis and velocity time graph। ये बात निकल के आ रही है, ये वाली बात कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो वह समय अक्ष और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो क्षेत्रफल तैयार किया जाएगा उस क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये वाला जो ग्राफ था ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये वाला समय अक्ष था, और दोनों के बीच का रीजन ये वाला निकल करके आया। तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। इस प्रकार से आपका पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों क्लियर होता है। आप वीडियो को 2-4 बार देख करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको कंठस्थ हो जाने वाला है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो बचा हो नोट करने के लिए। तो देखो बच्चों, अभी आपने यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होते थे उसको आपने देखा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और त्वरण, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में जो चेंजिंग आती है समय के साथ, उसे आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन। जैसे कि आप साइकिल से जा रहे हो तो आप एक समान चाल से चल रहे हो, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपको पीछे से पुश करता है, धक्का देता है, तो आपकी चाल क्या होगी, बढ़ेगी। तो वहाँ पर आप क्या हुए, एक्सेलरेट हुए, वहाँ पर आप क्या हो गए, त्वरित हो गए, क्योंकि आपके वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पंखा बंद है, जब तुमने स्विच ऑन किया तो पंखा चालू हुआ, तो पहले धीरे से चलेगा, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, ऐसे करता है। तो यानी वो क्या हो रहा है, उसकी चाल लगातार बढ़ रही है। तो जब समय के साथ वेग में वृद्धि होती है
तो उसको क्या बोलते हैं? त्वरण। या यह कहो कि वेग में परिवर्तन होना ही त्वरण कहलाता है। पर अच्छी भाषा में वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो वेग घटे या तो वेग बढ़े। तो अगर जब वेग बढ़ता है, लगातार वेग क्या करे? बढ़ता जाए, तो उसको बोलते हैं त्वरण। लेकिन अगर लगातार वेग घटे, कोई साइकिल से जा रहा है, पकड़ के पीछे से खींचो, तो उसका वेग क्या होगा? कम होगा धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं मंदन, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा? मंदन, रिटार्डेशन। तो ध्यान देना, जब वेग में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, और जब वेग में कमी आती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो हम यहाँ पर त्वरण की परिभाषा लिख रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाई ए। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग में ये हुआ फाइनल वेग, ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का डिफरेंस, ये समयांतराल हो गया, और ये इसकी क्या होती है? यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि वेलोसिटी 4 प्रकार से होती है, कौन कौन सी पढ़े थे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े थे। इसी प्रकार से एक्सीलरेशन के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला वाला कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दूसरा कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तीसरा कौन सा है? एवरेज एक्सीलरेशन। और चौथा कौन सा है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। 4 प्रकार के त्वरण बताए गए हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म क्या हुआ? एक समान त्वरण। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? एक समान त्वरण। इसको क्या बोलोगे? असमान त्वरण। इसको क्या बोलोगे? औसत त्वरण। इसको क्या बोलोगे? तात्क्षणिक त्वरण। क्या बोलोगे? तात्क्षणिक त्वरण। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? ध्यान से देखना। जब आपने देखा था वेलोसिटी में, तो आपने यह देखा था कि सेम टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट सेम मिलता था, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले थे। यहाँ बोलेंगे कि सेम टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम मिले, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज करना है अपने को। सेम टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहे? सेम रहे, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण। अगर सेम टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म से एवरेज अगर बनाना है तो जितनी भी डिफरेंट हैं सभी को जोड़ दो, जितने समय है सभी को जोड़ दो, दोनों को भाग कर दो, तो क्या आ गया? एवरेज। समझते हो? औसत निकालना। और इंस्टेंटेनियस का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर समय पर बात करें, जैसे कि यहाँ 0 समय था, यहाँ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। अब मैं इसमें तुमसे पूछूं 17 सेकंड पर बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो जो 17 सेकंड पर उसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वो त्वरण तात्क्षणिक त्वरण माना जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन माना जाएगा। तो ये बुक में इनकी डिफिनेशन दी गई हैं, मैंने आपको समझा दिया है, आप इनकी परिभाषाओं को बुक से लिखोगे। इस चीज़ को इतना जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। सॉरी, यहाँ पर V1 नहीं होगा, T1 होगा, इसको बना लीजिएगा, T2 माइनस T1 बन गया बेटा। चलो आज के लिए इतना ही रखो आप, ठीक है। आपने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, पोजीशन टाइम ग्राफ देखा, उनको रिवीजन करिएगा। एक्सीलरेशन के जितने भी टाइप्स बताए गए हैं इन सबको लिख करके तैयार रखिएगा, है ना। कल की क्लास में जब या मैं कभी भी नेक्स्ट आपके पास आऊँगा तो फिर हम क्या देखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट क्या होता है आपको पता होगा, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 a s। इन सभी को अच्छे से देखेंगे
कि किस पैरामीटर का क्या मतलब होता है और इसको कैसे डिराइव किया जाता है और इनसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगली वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तब तक आप लोग इंतज़ार करिएगा अगली वीडियो का और इसको पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।